मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि पैराजंबल कैसे सॉल्व करते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको अपने लाइफ में शामिल करना पड़ेगा जिससे पैराजंबल जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा कर के ज़रूर देख लें, तभी आप आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर जो आधारित एग्जांपल्स हैं उसको कैसे हम लोग बना पाएंगे, इसको समझ में आएगी। मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी कि अगर आपको पैराजंबल सॉल्व करना है तो यू विल हैव टू हैव रीडिंग हैबिट। आपको रीडिंग हैबिट रखना होगा। यू विल हैव टू गो थ्रू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, यानी जो दुनिया में भी चल रहा है। यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ अपडेटेड रखना है और एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहना है। अगर रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी और आसानी से आप पैराजंबल को बना पाएंगे। अगर रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी नहीं है तो आपको टाइम लगेगा और कई बार आपका पैराजंबल गलत भी हो जाएगा। खास करके बैंकिंग की बात करें तो मैंने बताया था कि एक करंट जो अभी चल रहा है उस पर आधारित होता है, और दूसरी बड़ी चीज़ ज़्यादातर जो इकोनॉमी और फाइनेंस की जो टॉपिक्स हैं उस पर आधारित होता है। इस पर विशेष ध्यान देना है और आप तभी इसको बना पाएंगे जब इनसे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उससे आप अवेयर होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बैंकिंग में पूछे जाने वाला और 2-3 ऐसे कुछ PQRS डिस्कस करेंगे जो कि SSC में पूछा जाता है। अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते हो तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए और हर बार ये नहीं सोचना है कि सारा का सारा जो नियम कानून आपको पढ़ाया गया इसके बारे में सब काम करेगा। कोई ना कोई काम करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा रूल एक ही बार में काम कर जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या बनाना है इसको। तो सबसे पहला काम क्या बताया गया था कि A से लेकर के E तक जो इसमें दिया हुआ है आपको पढ़ लेना है। तो पढ़ते हैं, क्या है लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट नीडेड एन एडिक्वेट एंड अ रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट को चाहिए था लिखा हुआ है, ध्यान दो। एंड एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, एंड रिलायबल जिस पे भरोसा किया जाए, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी डेटा फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। चाहिए नहीं, चाहिए था। कब चाहिए था, इसकी चर्चा इसमें होनी चाहिए, तब नहीं आएगा सेंटेंस। चाहिए था, चाहिए मतलब अभी चाहिए तो हो सकता है, लेकिन चाहिए था तो कब चाहिए था, ये सवाल तो है ना। तो इसके पहले एक सेंटेंस ज़रूर आना चाहिए जो कि ये बताएगा कि उस समय स्थिति ऐसी थी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट इम्पेटस वाज प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान्स फॉर द कंट्री। स्टिमुलस या इम्पेटस दोनों का मतलब समहाउ सेम होता है। इम्पेटस या स्टिमुलस मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, किसी चीज़ को बूस्ट करना। तो सबसे बड़ा जो इम्पेटस, प्रेरणा या फिर उससे जो बूस्ट मिली वो कब मिली, जब 5-year प्लान को फॉर्मुलेट किया गया, बनाया गया देश में। इस पहला सेंटेंस आपका नहीं हो सकता है। ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ध्यान दो। ग्रेटेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि और भी कोई चीज़ काम हुई होगी उसमें ये अच्छा है। तो इससे पहले क्या काम हुआ, 5-year प्लान का बनना सबसे बड़ा इम्पेटस कहा गया। तो इससे छोटा भी तो कुछ हुआ होगा तब ना उसके साथ कंपेयर हुआ होगा, यानी ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये नाउन है नहीं, ग्रेटेस्ट है तो ग्रेट का है। It was only after the achievement of the independence that the government of India made earnest effort to install proper organs for the collection, publication and coordination of various statistical work. It was only after the achievement of independence, इंडिपेंडेंस के अचीव यानी प्राप्त करने के बाद सरकार ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट, पूरी एक कोशिश की, टू इंस्टॉल प्रॉपर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब अंग नहीं, ऑर्गन्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है। किस लिए ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टॉल करने की बात हो रही थी, कलेक्शन के लिए, पब्लिकेशन के लिए एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल वर्क। ये आपका पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसी के आसपास सबसे पहले टाइम बता रहा है कि कब से ये शुरू हो गया,
कि स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह को कलेक्ट करने का, जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस पाई। अब ये कहोगे कि सर ये तो इट से शुरू हो रहा है, इट एक प्रोनाउन है, और जब प्रोनाउन होगा तो पहला सेंटेंस कैसे हो सकता है? तो कल की अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इट का, जिसमें मैंने बताया था कि इट अगर नाउन इंडिकेटिव हो यानी अपने आप में कंप्लीट हो, तो आप इट को, प्रोनाउन को आप एक सब्जेक्ट यानी सेंटेंस यानी नाउन की तरह समझ करके इसको आप पहला सेंटेंस मान सकते हो। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, इट इज़ गिवन फ्री, और इट इज़ रेनिंग। इट इज़ गिवन फ्री और इट इज़ रेनिंग, दोनों सेंटेंसेस को देखो तो इट इज़ गिवन फ्री अगर बोलते हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन इट इज़ रेनिंग तो आप नहीं पूछ सकते हो क्या हो रहा है, पूछ सकते हो नहीं। तो यहाँ पे जो इट है वो अपने आप में कंप्लीट है, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है। लेकिन एक चूँकि कंप्लीट नहीं है तो इट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसको चेक करो तो क्या लिखा हुआ, इट वॉज ओनली आफ्टर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज ओनली आफ्टर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद। सवाल पूछ सकते हो क्या प्राप्त करने के बाद? नहीं। तो इट जो है अपने आप में इसका आंसर है, तो इट कंप्लीट है, तो ये पहला सेंटेंस आपका हो सकता है। आगे देखिए, फॉर ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन इन स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ एट वेरियस लेवल अ स्टैटिस्टिकल यूनिट वाज सेट। क्या करने के लिए? कोऑर्डिनेशन लाने के लिए स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ में, सांख्यिकी एक्टिविटीज़ में एट वेरियस लेवल, कई स्तर पे अ स्टैटिस्टिकल यूनिट वाज सेट, एक स्टैटिस्टिकल यूनिट सेट कर दिया गया, सेटअप कर दिया या स्थापित कर दिया गया, और उसी का नाम पड़ा एट द सेंटर विच लेटर बिकेम अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में यही सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल मतलब केंद्रीय सांख्यिकी विभाग संस्थान बन गया, ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अनदर स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के बाद दूसरा स्टिमुलस क्या आया, इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा स्टिमुलस क्या था? वाज प्रोवाइडेड बाय द ग्रोइंग स्टैटिस्टिकल नीड्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इफेक्ट टू प्रमोट स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। तो ये हम लोगों ने रीडिंग डाली। अनदर स्टिमुलस मतलब एक के बाद दूसरा स्टिमुलस हुआ होगा, तो दूसरा स्टिमुलस क्या था? वाज प्रोवाइडेड बाय ग्रोइंग स्टैटिस्टिकल नीड्स। अब हम लोग देखेंगे किसको किसके साथ जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस तो हम लोगों को करीब करीब मिल चुका है, वो है सी। ए क्यों नहीं होगा, ये सवाल अगर पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो नाउन है, तो ये पहला हो सकता है। लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि अभी की बात नहीं, पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट कब, इसका रेफरेंस आप देखिए सी में दिखा हुआ है। इट वाज ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ऐसा इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद ऐसा हुआ था। तो ये यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो जिससे पता चलता है कि इससे पहले एक सेंटेंस आना चाहिए। द गवर्नमेंट नीडेड, गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कब? जब इंडिपेंडेंस हुआ तब। तो पहले ए वाला सेंटेंस आएगा ना। पहले तो बताया था ना कि जो क्रोनोलॉजिकल अगर देखा जाए तो पहले इंडिपेंडेंस मिला, उस समय ज़रूरत पड़ी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद आएगा। तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? सी हो गया। इट वॉज ओनली आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट टू इंस्टॉल प्रॉपर ऑर्गन्स फॉर कलेक्शन, पब्लिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल वर्क। ये जो बातें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही थी कि ये ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। इसी बात को आगे बढ़ाया गया ए में, देखिए पढ़ करके। द गवर्नमेंट नीडेड एन एडिक्वेट एंड रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। यही चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया है कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी? एक एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में, रिलायबल, जिस पे भरोसा किया जा सके, स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब होता है सांख्यिकीक आंकड़ा उनको पास होना चाहिए। किस लिए? इकोनॉमी को प्लानिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें को ज़रूरत पड़ रही थी उस समय, नीडेड, पास्ट की बात हो रहा है। तो सी का कनेक्शन ए के साथ हो गया। अब देखिए, अब बात करनी है कि अगला सेंटेंस कैसे पता करें। अब ये प्लानिंग इसके लिए ज़रूरत थी, तो कोई काम किया जाएगा ना। अगर आपने प्लानिंग कर ली कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए
उसके लिए किया क्या गया, तो डी में देखो, फॉर ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन इन स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़, इसी की बात हो रही थी ना, इसमें कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एट वेरियस लेवल्स अ स्टैटिस्टिकल यूनिट वाज सेटअप, स्टैटिस्टिकल यूनिट को क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। एट द सेंटर विच लेटर बिकेम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको पाने के लिए क्या किया गया कि कई लेवल्स पे स्टैटिस्टिकल यूनिट्स स्थापित किए गए, जो बाद में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। ये तो क्लियर हो गया। तो पहला काम तो आपका ये हो गया, ठीक है। और इसमें भी क्या सबसे ग्रेटेस्ट लेवल पे काम जो था, एक काम तो एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज सेटअप किया गया ऑर्गेनाइजेशन को, और इसमें भी सबसे ज़्यादा अच्छा कि द ग्रेटेस्ट इम्पेटस वाज प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स फॉर द कंट्री। पंचवर्षीय योजना का जो फॉर्मुलेशन हुआ वो इस बात को इम्पेटस, इसको बूस्ट किया और ताकत प्रदान किया, ठीक है। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसमें भी सबसे ज़्यादा काम कौन किया, 5 ईयर प्लान्स काम किया, ये हो गया। लेकिन अनदर स्टिमुलस वाज प्रोवाइडेड, एक तो इम्पेटस यहाँ मिला इसको। देखिए अब ये सेंटेंस इसके बाद ही क्यों आया, बात हो रही थी इम्पेटस की, मैंने बताया था इम्पेटस या स्टिमुलस जिसको प्रोत्साहित करना हो कहते हैं। तो एक स्टिमुलस तो यहाँ है चर्चा, तो एक के बाद ना दूसरा आएगा कि पहले अनदर की बात कर लेंगे उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो देखिए अगर ज़रूरी है कि आप इसका मीनिंग भी जानें, अगर नहीं मीनिंग जानेंगे तो दिक्कत हो जाती है। अभी अनदर स्टिमुलस वाज प्रोवाइडेड, दूसरा स्टिमुलस क्या दिया गया, बाय द ग्रोइंग स्टैटिस्टिकल नीड्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफर्ट्स टू प्रमोट स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। और दूसरा स्टिमुलस ये प्रोवाइड किया गया कि स्टैटिकल जो सांख्यिकी से ज़रूरत है, जो अब समझ लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनना शुरू हो गया, पहले देश के स्तर पे बना। तो ये चीज़ें जो भी आपने देखा कि कैसे कैसे बनता गया, फिर से इसको समझाते हैं कैसे मैंने इसमें दिमाग लगाया। पहला सेंटेंस इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसमें नीडेड है, और ज़रूरत थी, तो कब ज़रूरत थी ये पता ही नहीं है। तो ये तो पता होना चाहिए कब ज़रूरत थी ऐसी चीज़ों की, कि डायरेक्ट बोलोगे कि ज़रूरत थी। तो क्या कब ज़रूरत थी, इसका मेंशन सी में किया गया था कि जब देश इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था उस समय सरकार को ज़रूरत थी, उसने एफर्ट किया था कि ऑर्गन्स ऑफ कलेक्शन, पब्लिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए वेरियस स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए सब की ज़रूरत थी उसको। उसके बाद इसी को बात को आगे बढ़ाया गया ए में। बाकी अगर डी में देखें तो बता रहा है कि करना क्या है इसके लिए, ठीक है। लेकिन अभी बात को आगे बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट नीडेड एन एडिक्वेट एंड रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, इसको ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके लिए किया क्या, तो डी में दिया हुआ है कि उसने ये किया कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संस्था स्थापित हुई। उसके बाद क्या किया कि इसमें से भी सबसे बड़ा कदम यह था कि 5 ईयर प्लान, इसको ज़्यादा ताकत प्रदान किया। एक इम्पेटस तो यहाँ से मिला, अगला इम्पेटस, दूसरा अनदर इम्पेटस कहाँ से मिला इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे मिला। तो ऐसे इसको अरेंज किया जा सकता है। इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, और अगर पढ़ने के बाद आपको पैसेज समझ में नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होगी, और ऐसे पैसेज आपको समझना ज़रूरी है, नहीं समझ में आता है तो दिक्कत होगी। यहाँ पे ज़्यादा रूल काम नहीं करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। तो इसलिए बोला गया था लास्ट में कि लॉजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझने के लिए। अब थोड़ा एसएससी वालों के लिए कुछ कर लिया जाए, रीअरेंजमेंट फॉर एसएससी, और इसको बनाने की कोशिश की जाए। ये थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू बैंकिंग। तो देखिए द एसे, अब देखिए द एसे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के लिए चाहिए वर्ब, तो लाइक यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आ रहा है। बिकॉज वर्ब नहीं है क्योंकि, और इज़ अ लिटरेरी फॉर्म, तो ऐसे क्या है, एक लिटरेरी फॉर्म है, ये हो सकता है। अब लिटरेरी फॉर्म है तो पहले तो देख लो इसमें बनाने का तरीका, यानी आपके दिमाग में ये आ गया कि एक के बाद क्या आना है, मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस क्या आना है, आर आना है। तो पी क्यू और पी क्यू ये दोनों पहले ही साइड हो गया। इसमें
ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इतना तो क्लियर है ना कि सब्जेक्ट ऐसे है, उसके बाद वर्ब चाहिए, यानी सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो आर से स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस हो गया आर से स्टार्ट, इतना आप देख लेंगे। दो को पहले साइड कर लो, अब बच गया ये दोनों में। एक में आर के बाद एस आ रहा है, इसके बाद भी आर के बाद एस आ रहा है, यानी इतना क्लियर हो कि आर के बाद एस आएगा। तो इज़ अ लिटरेरी फॉर्म विच इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन, जिसको डिफाइन करना ईजी नहीं है। आर एस। अब प्रॉब्लम है पी आएगा कि क्यू आएगा पहले। अब देखो खुद से अपना करके देख लो। विच इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन फेस, या बिकॉज द वेराइटी इन इज इन्फिनिटिव। तो पहले कर लेते हैं पी को। तो लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस, विच इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, किसके जैसा? लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस, ह्यूमन के फेस की तरह, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि द वेराइटीज़ इन्फिनेटिव, इसकी जो वेराइटीज़ होती है वो इन्फिनेटिव होती है, असंख्य होती है। तो जहाँ तक आंसर लग रहा है कि पहले क्या आएगा? पी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, यानी आंसर 3। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे तो आप क्यू पी क्यू करके देख लो। बिकॉज द वेराइटी इज़ इन्फिनेटिव, और लाइक दैट ऑफ ऐसा तो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4। तो ये ऑप्शन से बहुत जल्दी बनता है। और जब एसएससी के एग्ज़ाम देने जाते हो आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि ये नहीं कि हर चीज़ को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके ही बनाना अच्छा रहेगा। मान लिया जाए कि आर दूसरा, यानी 4 में आर नहीं होता तो इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तीसरा आंसर हो जाता। इतना हर बार मैच करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, कई बार क्लियर हो जाता है। देखिए अगला देखते हैं कैसे। द इंडियन वुमेन वांट्स, द इंडियन वुमेन वांट्स, मैंने बोला था ग्रामर का इसमें रोल होता है। वांट्स क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के लिए बात चाहिए इसको ऑब्जेक्ट। अब क्या चाहती है, अब इसमें से ढूंढो। इन अ मेल, वांट्स इन अ मेल, ऐसा सेंटेंस बना सकते हो? वांट्स इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, नहीं। वांट्स एंड ऑन इक्वल पार्टनर, नहीं, एंड लगा हुआ है। क्या चाहती है भाई? वांट्स एंड इट टू मच, ऐसा कर सकते हो? नहीं। वांट्स हर राइटफुल प्लेसेस, वांट व्हाट? हर राइटफुल प्लेसेस, सही जगह उसको चाहिए। वांट्स हर राइटफुल प्लेसेस, यानी सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो क्यू वाला ये गया, आर वाला गया, एस यहाँ और एस यहाँ, फिर से 2 आ गया। अब एस के बाद क्या चाहिए? एस के बाद क्यू चाहिए या एस के बाद आर चाहिए? देख लीजिए, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एस के बाद चाहिए क्यू या आर। हर राइटफुल प्लेसेस एंड एन इक्वल पार्टनर, ऑन नहीं है पे, एन होना चाहिए था, एंड एन इक्वल पार्टनर। एक राइटफुल प्लेसेस चाहिए एंड, और क्या चाहिए? एन इक्वल पार्टनर, जो बराबरी का पार्टनर हो। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और आर है एंड इट टू मच टू डिमांड। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए इस पर। एस के बाद क्यू आ गया कि एस के बाद आर आएगा। तो अगर आर लगाते हैं तो ऐसे देखिए, द इंडियन वुमेन वांट्स हर राइटफुल प्लेसेस एंड इट टू मच टू डिमांड, ऐसा सेंटेंस होगा? नहीं होगा। तो सही है कि क्या क्या उसको चाहिए? तो राइटफुल प्लेसेस चाहिए एंड एन इक्वल पार्टनर चाहिए, यानी एस के बाद क्यू आना ज़रूरी है। एस क्यू इसी में है, इसमें नहीं है। यहीं से कंक्लूजन निकल गया आपका कि आपका आंसर 3 है। बाकी अपना वेरीफाई करने के लिए आगे आप पढ़ सकते हो। तो एस के बाद क्यू है, उसके बाद पी आना चाहिए। कहाँ चाहिए? इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वैसे सोसाइटी में जहाँ पे मेल डोमिनेटेड है, यानी जहाँ पे प्रमुखता किसकी होती है? मेल की। और उसके बाद फिर आना चाहिए आर एंड इट्स टू मच टू डिमांड, ये जो मांग है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक सेंटेंस मिल गया फिर दूसरा मिलाओ, एलिमिनेट करते करते इसको बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, स्ट्राइक। इसमें देखिए एक अलग पैटर्न है। पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है और आखिरी सेंटेंस दिया हुआ है। पहला और आखिरी सेंटेंस दिया हुआ है। अब देखिए आखिरी सेंटेंस भी ध्यान रखना है कि किससे एंड हो रहा है? हैव से एंड हो रहा है। हैव से एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके पहले कोई ऐसा आएगा जो प्लूरल होगा, कुछ ऐसा आएगा, यानी इसके लास्ट वाला सेंटेंस पी क्यू आर एस में से कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो प्लूरल होगा। व्हेन ऑल द मेथड्स, देखो ऑल द मेथड्स
हैव फेल्ड, यहाँ पे मेथड्स है ना, जब सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं, मेथड्स आएगा, यानी पी जो होगा वो लास्ट में आएगा। ढूंढो लास्ट में कहाँ कहाँ पी है, इसमें तो कहीं पी लास्ट में है। देखिए, बिना पढ़े इसका आंसर मिल गया, आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब ऐसा आपने ढूंढ लिया, ये नहीं कि ऐसा करके निकल जाना है। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसको ऑप्शन के साथ मिलाइए। तो कहा गया कि स्ट्राइक इज़ अ लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, संवैधानिक वेपन। वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार। किसके हाथ में हथियार है भाई, ऑफ द वर्कर, यानी जो हड़ताल है एक संवैधानिक हथियार होता है वर्कर के पास। उसके बाद लाना है आर, टू गेट बेटर पे, अच्छे पे लेने के लिए। मैं ऑप्शन ए के अनुसार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही पता कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हैव फेल्ड है और यहाँ पे प्लूरल मेथड्स लगा हुआ है, तो मेथड्स हैव फेल्ड, तो पी लास्ट में आएगा। इसके हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। तो पहले क्यू आ गया, उसके बाद इसमें आर दिया हुआ है तो आर देख लिए, उसके बाद एस, टू गेट बेटर पे, शॉर्टर आवर्स, उनको लगता है कि थोड़ा कम काम करने को रहे, ऑफ वर्क्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिले। ठीक है, उसके बाद एस के बाद पी, व्हेन ऑल द मेथड्स हैव फेल्ड, जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, अगर सही लगता है तो देखिए तो सही है। फिर से पढ़ लेते हैं। अ स्ट्राइक इज़ अ लेजिटिमेट वेपन ऑफ द वर्कर टू गेट बेटर पे, शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस व्हेन ऑल द मेथड्स हैव फेल्ड, जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो क्या करते हो, स्ट्राइक करते हैं। तो ये आपका आंसर 1 हो गया। आपने देखा कैसे एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग बिना पढ़े भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे और ये होता रहेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इम्पेशेंट हो जाओगे, इम्पेशेंट होगे कहोगे कि होता ही नहीं है, ऐसा नहीं बन पाता है, तो फिर दिक्कत होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।